आज हम शुरू कर रहे हैं ट्राइब्स। ठीक है। ट्राइब्स, हालांकि मैं एमपी की ज्योग्राफी के बाद शुरू करना चाहता था, क्योंकि एमपी को जितने डिटेल में आप जान लो ज्योग्राफिकली, उसका भूगोल जितना अच्छे से जान लो उतना अच्छा बाकी टॉपिक समझ में आते हैं। बट क्योंकि अभी हम पीछे ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं तो बोरिंग हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ट्राइब्स बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके सही फैक्ट्स जुटाना भी मुश्किल है। बुक्स वगैरह और सोर्सेज मुश्किल होते हैं और सही नहीं मिलते, कई जगह गलत मिल जाते हैं। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो प्रॉपर सोर्स से पढ़ेंगे और ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ेंगे, मतलब उतना कवर कर लेंगे कि मेंस में भी आप लोग आसानी से लिख सको। इसलिए पहले कर रहे हैं ताकि अभी से 2-3 बार टेस्ट दे लो तो याद रहे, क्योंकि आज याद करोगे कल भूल जाओगे। अजीब अजीब से नाम है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो ऊट पटांग स्टोरी, ऊट पटांग ट्रिक से याद करेंगे, पर वो ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले बेसिक्स ट्राइब्स के बारे में हम देख लेते हैं। बेसिक्स क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, अब इसको दिमाग में बैठा लेना। हम ऐसा पढ़ेंगे कि मेंस भी आपको पूरा, क्योंकि अगर उस किस्म की डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीधे सीधे फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये मतलब मुश्किल है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं और नहीं मिलेगी, पर इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मुश्किल होता है ट्राइब्स की इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ट्राइब्स क्या होती हैं? आदिवासी जनजाति किनको बोलते हैं? अनुसूचित जनजातियां किनको बोलते हैं? कौन लोग होते हैं? एक जनरल आइडिया क्या है? हाँ, वो तो टेक्निकल डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइंड है, जिसको प्रेसिडेंट ने बोला। मैं खड़ा हो जाऊं कि मेरा नाम ये है, मैं भी जंगल में रह रहा हूँ, मुझे भी मालूम, तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलना चाहिए। उसके बाद मुझे माना जाएगा कि मैं ट्राइब हूँ। और उसके बाद मेरे ऊपर वो लॉज लगेंगे जो ट्राइब्स को मिलते हैं। वो स्पेशल राइट्स मिलेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा, या फिर जो रिजर्वेशन मिलते हैं वो मिलेंगे। तो वो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज होना चाहिए, तभी वो अनुसूचित कहलाएगी। अनुसूचित, शेड्यूल्ड कहलाएगी। मतलब शेड्यूल में, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, शेड्यूल में, अनुसूची में लिखा होना चाहिए कि हम पढ़ रहे सहरिया, तो वहाँ लिखा है और प्रेसिडेंट का ठप्पा लगा है कि हाँ ये है, ये जनजाति है। पहली बात। बट वो होते क्या है, उनकी खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है? क्या उनका कल्चर होता है? जंगल में रहते हैं और शहरों से दूर होते हैं, है ना, इस किस्म की बात है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा से इन लोगों ने मूड बना लिया था कि हम तो किसी से बात नहीं करेंगे, आना नहीं कोई। ऐसा तो नहीं था, कुछ सिचुएशन हुई होगी। तो सिचुएशन क्या हुई कि जब तक इंडिया में, ऐसा नहीं कि ये लोग हमेशा से ऐसे दुर्गम स्थानों पे रहते थे जहाँ पर पहुंच मुश्किल हो, जहाँ पर रोड्स बनाना भी मुश्किल हो, गाड़ी घोड़ा ले जाना भी मुश्किल हो। तो ऐसा हमेशा से नहीं था। इनफैक्ट जब हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो राजपूत काल में, जो राजपूत एरा चल रहा था, तब ये लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जो प्लेन होती थी, जो फर्टाइल होती थी, उपजाऊ होती थी, मैदानी भागों में ही रहते थे, इजिली एक्सेसिबल थे, लोगों से मिला जा सकता था। पर धीरे धीरे जब विदेशी आक्रमण होने लगे, यानी जब जैसे मुगल्स आए, मुस्लिम आक्रमण जो हुआ, उसके बाद अंग्रेज आए, तो ये लोग अपने आप को सेव करने के लिए भी और इन लोगों से बचने के लिए भी और अलग अलग रीजन से ऐसी जगहों पर रहने लगे जहां पर एक्सेस ना हो। और एक माइंडसेट डेवलप किया है लोगों ने। इंसान का ये मिजाज होता है, एक नेचर होता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करने के लिए अपने आप को डेवलप करता है, चीजें सीखता है, अपने चेंजेस लाता है। पर इन लोगों का ये माइंडसेट होता है कि ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंजेस को जल्दी सीखते नहीं है। एक बात। दूसरा, दुर्गम जगहों पे रहते हैं। तीसरा, एजुकेशन को अपने तक आने नहीं देना चाहते, चेंज को अपने तक आने नहीं देना। तीसरा, पॉलिटिकली यूनाइटेड होते हैं, राजनीतिक तौर पे इनमें बहुत यूनिटी होती है। चौथा, इनकी एक लैंग्वेज होती है खुद की, एक बोली होती है जो कि लिखित में कभी नहीं होती पर, और वो डायलेक्ट, वो बोली एरिया के साथ चेंज भी होती जाती है। उसका कोई ग्रामर नहीं होता, व्याकरण नहीं होती। और क्या बोल सकते हैं हम इनके बारे में? इनमें एक पंचायत होती है और जिसका अच्छा खासा होल्ड होता है। उसने जो बोल दिया वो ये मानेंगे। हम भले ही यहाँ पे सजा पड़ जाए तो फरार हो जाए, पर ये मानेंगे। पंचायत की इनमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इनके अपने कस्टम कानून होते हैं।
मतलब इनका ट्रेडिशन चला आ रहा होगा कि किसी ने अगर चोरी किया तो उसको 17 दिन उल्टा टांगना है पेड़ पे। तो वो उनका कस्टम कानून रहेगा। आपका संविधान कुछ रहे तो रहेगा, जंगल के अंदर वही चलाएंगे। फिर कुछ पोस्ट होंगी इनमें। फॉर एग्जाम्पल, जो पुलिस से कांटेक्ट करके रखेगा, या गांव का हेड होगा वो मुकद्दम होगा, या प्रधान होगा, या कुछ एक पोस्ट होंगे, तो वो पोस्ट होंगे उनमें। फिर उनके कुछ अपने त्योहार होंगे, कस्टमरी त्योहार होंगे। पहले ये लोग जंगल में होते थे और ये मिक्स नहीं होते थे शहरों से, पर अब काफी कुछ मिक्स हुए हैं। तो बहुत से हिंदू त्योहारों को उन्होंने अपना लिया है, बहुत से अपने आप को हिंदू मानने लगे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि गुप्त एरा में जब जमीन ग्रांट दी जाने लगी, मतलब भूमि सामंतों को, जो फ्यूडल्स होते थे, उनको जब जमीनें दी जाने लगी कैश सैलरी की बजाय, तो उन्होंने क्या किया, जंगलों को काट के एग्रीकल्चर बढ़ाना शुरू किया ताकि उनकी कमाई ज्यादा बढ़े। अब जब जंगल कटे तो इनके कांटेक्ट में आए, तो ये लोग मेन सोसाइटी में जुड़ने लगे। तो अब इनके जो भगवान थे वो अलग थे। हिंदू गॉड्स जो ओल्डर ट्रेडिशन चला आ रहा था, उनके भगवान अलग थे। और पूजा कौन करवाता था, कर्मकांड कौन करवाता था? ब्राह्मण्स करवाते थे। और हर ब्राह्मण तो उतना प्योर माइंड का नहीं होगा, पैसा सबको अच्छा लगता है। तो ब्राह्मण्स ने सोचा कि अब ये लोग भी खेती करने लगे हैं, इनके पास भी पैसा आने लगा, इनके पास भी जानवर होते हैं, तो ये लोग भी प्रॉस्पेरस अफ्लुएंट हैं थोड़े बहुत, इनसे भी पैसा उगाया जा सकता है। ब्राह्मण्स ने बोला हम तुम्हारी भी पूजा करवा देंगे, चलो तुम्हारे ऊपर भी एक एहसान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पर सर आपका तो मतलब आपके डेटीज अलग है, भगवान आपके अलग हैं, हमारे अलग है। तो बोले कि ऐसा नहीं है, हमारे जो वासुदेव हैं वो तुम्हारे कृष्ण है। कृष्ण एक ट्राइबल गॉड है। और ऐसे करके अवतार्स बता दिए कि हमारे विष्णु हैं तो तुम्हारे राम जी हैं, हमारे ये हैं तो जैसे गणेश जी भी एक ट्राइबल गॉड हुए। तो ऐसे मिक्स होते गए। तो कुछ ट्राइबल गॉड्स थे जो अब मेन स्ट्रीम में भी आ चुके हैं। तो धीरे धीरे मिक्सिंग होती है, पर ज्यादातर ये लोग चाहते नहीं है कि इन तक पहुंचे, तो इसलिए जब रोड्स वगैरह भी बनती है इनके एरिया में, तो ये लोग उसकी खिलाफत करते हैं, मतलब उसके खिलाफ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्राइब्स हैं। एक जनरल आइडिया हमको लग गया। अब एमपी में ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि एमपी वो स्टेट है जहां पर इंडिया की सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी जनजाति जनसंख्या रहती है। इंडिया की इंडिया की 14% करीब, 14.69 टू बी स्पेसिफिक, जो टोटल ट्राइब है इंडिया में, मतलब 100 आदिवासी रहते हैं, उसमें से 14.69 एमपी में है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज, नंबर वाइज एमपी नंबर 1 है किसमें? ट्राइब पॉपुलेशन में। पर अगर परसेंट की बात हो जाए कि किस स्टेट में या यूटी में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है, तो लक्षद्वीप। सेकेंड नंबर पे मिजोरम है। पहला क्या है, ये नोट करते जाओ फैक्ट, लक्षद्वीप और फिर मिजोरम। और सबसे बड़ी बात, एक बात हमने इसके पहले भी बात की थी कि आजकल टांट्या भील जयंती मनाई जा रही है। फिर शिवराज सिंह चौहान बहुत मिक्स होने की कोशिश भी करते हैं ट्राइब्स के साथ। और कमलनाथ तो है ही, वो छिंदवाड़ा से, जहाँ पर भारिया ट्राइब बहुत ज़्यादा होती है। तो उनका बेटा नकुलनाथ वो भी ढोल बजाते दिखे थे, एक बार मैंने फोटो देखा था। तो ये लोग सब ट्राइब्स को रिझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एमपी की टोटल पॉपुलेशन में 21.1% ट्राइब्स हैं। कितनी? ये बहुत बड़ा नंबर है। 21.1%, यानी एक 7-8% वोट आपको और मिल जाए तो आप सीएम बन जाओगे। कितनी परसेंट ट्राइब्स है एमपी में? एमपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 7.25 करोड़, 72.6, 78, 7.26 CR, 7.25 करोड़। इसमें से 1.53 CR ट्राइब्स हैं, यानी जनजाति। कितनी है? 1.53 करोड़। कितने? 7.25 में से 1.5 करोड़ कौन है? जनजाति है। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोटे मोटे देते हैं, याद। 7.25 करोड़ अगर एमपी की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 1.5 करोड़ कौन है? मतलब 21.1%। 1.5 करोड़ का परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? 21.1%। कितना? और इंडिया की कितनी टोटल पॉपुलेशन? इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन में से कितनी है? 14.69। पर अगर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को जोड़ लें, 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से, अगर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को जोड़ लें, तो ट्राइबल पॉपुलेशन 8.6 है एमपी में। समझ में आया फर्क क्या बोल रहे हैं हम? अगर इंडिया की पूरी सिर्फ ट्राइबल ट्राइबल की बात करें, तो हमारे यहाँ 14.6 है। पर अगर
जनरल लोगों को भी मिला लें तो 8.6% आबादी है, इसलिए सेंटर के इलेक्शन के नजरिए से भी 8.6% वोट मिलना किसी आदमी को बहुत जरूरी है। 14.69 इंडिया के ओवरऑल ट्राइबल में से 14.69 सिर्फ एमपी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अदरवाइज 8.6%, टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। हाँ जी, ठीक है। एमपी की टोटल पॉपुलेशन 7.25 करोड़, 7.26 करोड़। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1.53 इसमें से 1.53 करोड़ ट्राइबल्स हैं, यानी जनजातियां हैं। क्या है? जनजाति है। ये 1.53 करोड़, 7.25 करोड़ में से कितना हुआ? 21.1%, यानी एमपी की टोटल पॉपुलेशन में 21% से ज्यादा आदिवासी लोग हैं, जनजाति है, ट्राइब्स हैं। इतना क्लियर? एमपी की बात हो गई। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर टोटल 100 आदिवासी हैं तो उसमें से 14.69 14.69 कहाँ रहते हैं? एमपी में। यानी अगर बोला जाए कि इंडिया के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन में से जनजातीय प्रतिशत में से 14.69 एमपी में रहते हैं। बट अगर हम बोलें कि इंडिया में ट्राइब्स की बात ना करें, जनरल लोगों की बात करें, ट्राइब्स भी, हम भी, हर कोई सब मिला लें, अगर 100 लोग रहते हैं तो 8.6%, कितना? 8.6% ये ट्राइब्स हैं। ये वाला डेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हो, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं। पर समझ में आना चाहिए, इतना मुश्किल तो नहीं आया समझ में। तो एमपी में एमपी में एमपी वो स्टेट है इंडिया का जहां पर ट्राइबल्स की तादाद, जनजाति की तादाद, नंबर ऑफ ट्राइब्स, मतलब हेड काउंट की बात करें, गिने अगर उनको, तो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एमपी बड़ा भी है एरिया में। और अगर परसेंटेज की बात करें कि अगर किसी स्टेट में 100 लोग रहते हैं और पहला 80 लोग ट्राइब्स हो जाएं, तो परसेंटेज की बात करें तो लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप की लोकेशन तो पता ही होगी इंडिया में कहाँ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ये फर्स्ट है परसेंटेज वाइज। और मिजोरम यहाँ पर आएगा, मिजोरम में सेकंड नंबर परसेंटेज। ये सब डेटा तो मेरे ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, प्री में और मेंस में भी। बिल्कुल फिंगर टिप्स वाले हैं ये। अब एक क्वेश्चन जो मेंस में हमेशा पूछता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। जनजातियों का मध्य प्रदेश में वितरण, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैले हुए हैं, कहाँ ज्यादा रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है। जो ट्राइब्स हैं एमपी में एक बेल्ट में रहते हैं, एक बेल्ट में रहते हैं, और वो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पहुंच मुश्किल हो, यानी प्लेन जगह तो रहेंगे नहीं, जहाँ पहाड़ हो या फिर जहाँ प्लेट्यू हो। तो सबसे ज्यादा ट्राइब आपको मिलेगी ये जो विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य कहाँ है? ये विंध्याचल है, विंध्याचल माउंटेन है ये। और ये सतपुड़ा है है ये विंध्याचल है और सतपुड़ा है। तो सबसे ज्यादा ये जो शुरुआत में विंध्य और हिमाचल शुरू होते हैं, ये जो वेस्ट वाला, पश्चिम वाला पश्चिम वाला ये जो एरिया है, यहाँ पर होते हैं। सबसे ज्यादा इनका डेंसिटी है, सबसे ज्यादा घनत्व है। और उसके बाद फिर या तो प्लेट्यू में मिलेंगे, तो ये रीवा बघेलखंड वाला प्लेट्यू और अमरकंटक वाला प्लेट्यू यहाँ पर मिलेंगे। और उसके अलावा फिर इन्हीं को जोड़ दो, ये दो जो पूरा बेल्ट बन जाएगा, इन्हीं को जोड़ दो, इन्हीं को जोड़ दो,
ये जो पूरा बेल्ट बन जाएगा, ये जो पूरा बेल्ट बन जाएगा, यहाँ पर है स्ट्राइक सबसे ज़्यादा। उसके बाद जैसे-जैसे आप ये ऊपर बढ़ते जाओगे, कम होता जाएगा। जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएँगे, कम होता जाएगा। मतलब इस पूरे एरिया में फिर कम है, सबसे कम है भिंड में। सबसे कम कहाँ है? 10,000 से भी कम है यहाँ पे, बल्कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में 10,000 से कम है, भिंड में सबसे कम। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? धार में। सबसे ज़्यादा 12 लाख के करीब है यहाँ धार में, 12.25 लाख। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या धार में। तो अगर ये इनका गाँव है, ये अगर ये इनका गाँव जहाँ रहेंगे वो उनका गाँव होगा? अगर ये इनका गाँव है, तो ये शहर होगा? ये इनका गाँव है, तो ये शहर होगा? वर्ड्स पे ध्यान देना। ये इनका पूरा गाँव है, ये पूरा बेल्ट, मतलब इसको बोलते हैं पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठारी क्षेत्र, और इनको जोड़ने वाला ये पूरी पेटी, ये बेल्ट। तो अगर ये इनका गाँव है, तो ये शहर होगा? कोई भारी चीज़ नीचे जाती कि ऊपर? ऊपर फेंकेंगे भी तो नीचे आएगी, तो भारी चीज़ यहाँ पर आएगी। ये क्या लग रहा है, क्या है ये? बैग जैसा कुछ लग रहा है? कप तो नहीं है। इस बैग के अंदर कोल भरा हुआ है, ठीक है? एमपी के किस तरफ है वो? ईस्ट है। ये क्या है? आदिवासियों के हाथ में क्या होता है? भाला। ये किस तरफ है? वेस्ट में है, यानी पश्चिम में है। ठीक है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एमपी में ट्राइब्स का, मतलब ट्राइब्स कैसे फैली हुई है एमपी में। तो हम सिर्फ ये बोल के तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। हमें ये भी बताना पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी ट्राइब मिलती है, कौन सी जनजाति। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा कौन मिलती है? बैगा, बैगा और कोल। कौन कौन सी? बैगा और कोल। यहाँ पर सबसे भारी भारिया। यहाँ पर भील। एमपी में सबसे ज्यादा अगर कोई ट्राइब मिलती है तो भील, भील भिलाला, भिलाला उसकी सब कास्ट है, भील। और शहर में सहरिया मिलेगी, सहरिया ट्राइब कहाँ मिलेगी? सहरिया ट्राइब पूरे रीजन, चंबल और ग्वालियर रीजन में, चंबल और ग्वालियर। क्रैक किसी चीज के बीच में आता है कि किनारे आता है? जहाँ क्रैक बन जाता है उसी को बीच में, ये बीच में है। यहाँ कोरकू मिलेगा, क्रैक, कोरकू। कौन मिलेंगी? कोरकू। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स पता है तो आप लिख ही सकते हैं। और जहाँ कोरकू वहीं गोंड। गोंड पता है ना कौन? गोंड डायनेस्टी के बारे में सुना है क्या कभी? रानी दुर्गावती, मंडला, डिंडोरी और जबलपुर से लगा हुआ मामला, तो यहीं पर होगा ना? गोंड भी यहीं मिलेंगे सबसे ज्यादा। तो उस तरफ क्या था? बैग, उसमें कोल भरा हुआ था, कोयला भरा हुआ था। और इस साइड क्या था? भाला। यहाँ नीचे भारी।
और ये गांव तो ये शहर, फिर कोरकू और गोंड। क्या गलत किया हमने? बैग में कोल ऊपर से ही दिख रहा है ना। इतना अगर आप लिख देंगे मेंस में तो आपको 5 करोड़ नंबर मिलेंगे। ठीक है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ट्राइब्स क्योंकि अब सब मिक्स एंड मैच हो रहा है, ये लोग भी शहरों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये लोग मना करते हैं, फिर भी इनके जंगलों में रोड बना दी जाती हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपके लिए बना रहे हैं, सच्चाई ये होती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाई जा रही है। ये बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, हमको तुमसे मिलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं लेना चाहते, चेंज नहीं होना चाहते। सबसे बड़ी निशानी है इनकी, चेंज नहीं होना चाहते। तो गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ ट्राइब्स एमपी के अंदर ऐसी हैं जिनकी या तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, या उनमें एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही पिछड़े हुए हैं, मर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या फिर जनसंख्या कम भी हो रही है। तो ऐसी ट्राइब्स, ऐसी जनजातियां जो खतरे में हैं, उनको नाम देते हैं हम वल्नरेबल ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, पीटीजी। पर्टिकुलरली, पीजीटी हो गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, यानी आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजातियां। आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजातियां क्यों? क्योंकि उनमें एजुकेशन बिल्कुल नहीं है या कम है, पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो गई है या कम हो रही है, और अगर वो जी रहे हैं तो वो भी खेती करके, वो भी पुराने तरीकों से, बिल्कुल ही पुराने तरीकों से। ये तीन निशानियां हैं आपदाग्रस्त एंड आपदाग्रस्त, आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजातियों का। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि सिलेबस में बकायदा मेंशन्ड है कि 3 ट्राइब्स जो आपदाग्रस्त हैं उनके बारे में पढ़ना है। मेंस में आपको 2 जगह दिया हुआ है ट्राइब्स को, एमपी की ट्राइब्स को। एक ज्योग्राफी वाले में, मतलब पेपर सेकंड में, थर्ड यूनिट में एमपी वाले में, और एक दिया हुआ है आपको फोर्थ पेपर में शायद। तो आपको मतलब ये सब कुछ पढ़ना है। जब मेंस में 2 बार बोल रहा है, और ऐसा कोई ईयर नहीं जाता जब ट्राइब्स से क्वेश्चन ना आए प्री में, है ना। तो कौन सी 3 ट्राइब्स हैं जो आपदाग्रस्त मानी गई हैं? बैगा, भारिया, सहरिया। भारी बैग ढो के शहर ले जाना है, ठीक है। भारी बैग शहर ले जाना है, शहर जाना है तो भारी बैग। बैगा, भारिया, सहरिया। इनकी तादाद कितनी टोटल है ट्राइबल हमारे यहाँ? 1.5 करोड़, 1.53। तो ये है 5.51, 5.5, 5.51 करोड़, यानी साढ़े साढ़े 5 करोड़, या साढ़े साढ़े 4% टोटल ट्राइब का, 4.5%। तो हमको पता चल गया कि अब कौन सी 3 हमारे यहाँ आपदाग्रस्त हैं, जिनका नंबर नीचे जा रहा है, एजुकेशन कम है, या एग्रीकल्चर पुराने तरीकों से करते हैं। बैगा, भारिया, सहरिया। बैगा, भारिया, सहरिया। याद कर लो जो फैक्ट्स अभी तक किए हमने।
बिल्लू पिंकी की कॉमिक्स पढ़ा है किसी ने? बिल्लू पिंकी कॉमिक्स पढ़ा है किसी ने? सुना है, ऐसा कुछ होता है। आज पता चल जाएगा। चलो बैगा ट्राइब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंडला डिंडौरी कहाँ पर है, किस डिवीजन में? जबलपुर डिवीजन में। मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। मंडला डिंडौरी एमपी एमपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। मंडला डिंडौरी के 52 गांव, विलेजेस को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ से बैगा ट्राइब का ओरिजिन हुआ। मतलब उनका अगर ट्रेस किया जाए कि ये सबसे पहले बैगा ट्राइब्स कहाँ मिले, तो मंडला डिंडौरी के 52 गांवों को उन्होंने निशान लगा दिया है कि ये 52 विलेजेस हैं जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, और उसको नाम दे दिया उन्होंने बैगा चक। बैगा चक क्या नाम दे दिया? बैगा चक। क्या नाम दिया? मंडला डिंडौरी में, मेनली मंडला में क्वेश्चन आ चुका है। अब चूंकि इस बारे में बहुत स्पेसिफिकली पता चल गया कि बैगा जो है वो बैगा चक जगह से आए हुए हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गई जगह। हर ट्राइब का पता नहीं चल पाता कौन कहाँ से आया, क्यों आया। हमने हिस्ट्री पढ़ी, राजपूत एरा में थे, बट अब उनसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे थे एग्जैक्टली, कहाँ इनके दादा के दादा के दादा थे, बता पाएंगे? इसके बारे में पता चल गया, तो इम्पोर्टेंट हो गया बैगा चक। इसलिए बैगा चक एरिया को रेसिडेंशियल राइट, इकलौती ट्राइब है, इकलौती जगह है जिसको रेसिडेंशियल राइट यानी आवासीय अधिकार दिए गए। मतलब अब अंबानी, टाटा, बिरला को यहाँ पर हीरा भी मिल जाए तो भी उनसे बोल नहीं सकते कि आप प्लीज साइड हो जाइए। क्यों? क्योंकि उनको रेसिडेंशियल राइट्स, आवासीय अधिकार मिल गए। इकलौती ट्राइब है जिसको ऐसा कुछ मिला है, बैगा चक। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब के बारे में। कौन है बैगा? ये है बैगा। ये जो लड़का खड़ा है बैग लिया है, तो इसका नाम हमने क्या रखा? इसी की पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कौन है? ये बैग कहाँ जाने के लिए लेके खड़ा है? स्कूल जाएगा। जब ये स्कूल पहुंच जाएगा तो हमारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसका नाम क्या है? बैगा, ठीक है। इसी की तो सवाल ये पैदा होता है कि किसने बताया कि बैगा चक में ही थे ये बैगा? शिवराज सिंह चौहान खुद गए थे क्या? किसी ने तो बताया होगा, और वो जिसने बताया होगा वो आदमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझदार आदमी है। तो वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन ने एक बुक लिखी, द बैगा। अब इतना बारीक काम ज्यादातर इंडियंस तो नहीं करते, तो उस बुक की शक्ल भी आप लोग देख लीजिए। ये है द बैगा। किसने लिखा? वेरियर एल्विन। इसमें उन्होंने बताया कि ये लोग बैगा चक से। तो द बैगा के बारे में और ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आ चुकी है, वेरियर एल्विन, द बैगा, ठीक है। तो क्या इंडियंस ने कुछ नहीं किया? ये बाहर से आए होंगे तो कोई इंडियन लाठी पकड़ के ले गया होगा ना, चाचा यहाँ से आओ, है ना। तो इंडियंस भी हैं, कुछ ऐसे हीरा लोग होते हैं जो कर देते हैं कुछ कुछ,
रास्ता दिखा देते हैं, रिसर्च फिर बाहर के लोग कर लेते हैं। तो ऐसे हीरा लोग कौन है? हीरा लाल, राय बहादुर हीरा लाल। इन्होंने किसके साथ रिसर्च की? आरवी रसेल। राय बहादुर हीरा लाल और आरवी रसेल, इन्होंने क्या बुक लिखी? द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। सेंट्रल प्रोविंस क्या है? ये सीपी और बरार वाले को बोल रहे हैं, वहीं पर है हमारी ये बैगा। और भी दूसरी ट्राइब्स के बारे में उन्होंने बताया होगा। ये दो बुक्स हैं जो सोर्स हैं इंफॉर्मेशन का। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने सिर्फ कास्ट की बात नहीं की है, ट्राइब्स की बात नहीं की, वहाँ की जो अन्य जातियां भी हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग भी रहते हैं, उनके बारे में भी बताया होगा। किसके साथ मिलकर किया हीरा ने? रसल, आरवी रसल। आरवी रसल। ये दो मेजर सोर्सेज हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरियर एल्विन की द बैगा, जिससे हमें द बैगा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो लड़का था बैगा, वो कब आएगा और हमारी जिंदगी आसान करेगा। तो हीरा भाई ने बनाया बैगा को। अब हमारी कहानी शुरू होती है। कितनी इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास? मतलब रट लो जितनी भी हो गई। अगर मध्य प्रदेश के पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस डायरेक्शन में, किस जगह, किस रीजन में सबसे ज्यादा बैगा रहते हैं, तो क्या बोलोगे? पूर्व। पूर्व में। पूर्व में रहते हैं। नहीं, पूर्व में ना, गलत बोलोगे, मान ही नहीं रही हो। चलो, तो इस लड़के के जीने मरने की स्टोरी हमको पढ़ना है और हम सीख जाएंगे किसके बारे में? बैगा। तो बैगा यही है। किसने बताया? हीरालाल ने। हीरालाल ने। तभी तो ये इतना बड़ा हो गया है। पैदा इतना बड़ा हुआ होगा क्या ये? तो हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में गए, ये पैदा होने वाला है। ठीक है। कौन? बैग लिया जो लड़का था वो बैगा। ठीक है। सीधे हम पहुंचते हैं। एक लेडी है जो कि जहां भी बैगा रहते होंगे वहां खड़ी है, और कोई बंदा उससे आकर के बोलता है, उसको माई बोलता है, सुन माई। उसको बुलाता है, क्या बोलता है? सुन माई। ए माई ओ माई मत कर देना इसको, सुन माई करना है। ठीक है। क्यों बुलाया उसने? क्योंकि ये मिडवाइफ है। मिडवाइफ है यानी दाई बोलते हैं। मिडवाइफ है। क्यों? क्योंकि ये पैदा होने वाले हैं, बड़े भाई। और उसको कहाँ लेकर के गया? पूर्व में। पूर्व में। पूर्व में रहते हैं ना बैगा। तो जहाँ बैगा रहते हैं उनको बोलते हैं पूर्वा। उनकी बस्ती को, उनकी बसाहट को बोलते हैं पूर्वा। और उनकी जो सुन माई बोलते हैं मिडवाइफ को, यानी दाई को। पैदा हो गए भाई साहब। कहाँ पे? पूर्वा में। अब पैदा होते ही चलने नहीं लगे होंगे, माँ इनको लेकर के घूमती होंगी। उनकी माँ की ड्रेसिंग ऐसी थी कि एक सिंगल क्लोथ पीस, जैसे एक साड़ी हो या एक लुंगी हो, लुंगी हम जानते हैं ना, लुंगी डांस देखा है। लुंगी को पूरा हम लपेट लें, साड़ी जैसा क्लैट कर लें उसको, लुंगी को,
उसको बोलते हैं लुग्रा। क्या बोलते हैं? लुग्रा। तो लेडीज जो कपड़े पहनती हैं, जो सिंगल एक क्लॉथ पीस होता है, एक ही क्लॉथ पीस होता है, साड़ी जैसा एक लंबा कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं लुगरा। और अगर उसी लुगरा में बैगा भाई साहब को ऐसे बांध लें, तो उसको बोलते हैं बागा। पर इसके पहले कि इनकी मम्मी इनको बांधे, इनके पापा खुराफाती हैं। एक हफ्ता हुआ और इनका सिर मोड़ के रख दिया उन्होंने। यहाँ पर एक कस्टम है, हालांकि ये मेंस के हिसाब से है, ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा। सर मूंड देते हैं। फादर जो है वो, फादर 7 दिन बाद पैदा होने के सर मूंडते हैं, और उसका नाम रख दिया जाता है जिस भी दिन मान लो पड़ा, मंगल बुध, इस टाइप के नाम रख देते हैं। या कोई कलेक्टर आया उस दिन में तो उसका नाम रख दिया कलेक्टर, कोई ऑफिसर आया तो नाम रख दिया अफसर, इस टाइप से नाम रख दिया। मेंस के काम किया, इसको छोड़ दो। तो लुगरा और बागा और सुनमाई और पूर्वा। तो ये जो पूर्वा में घर बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए होंगे? जेसीबी गई होगी क्या? लोगों ने खुद बनाए होंगे। तो इनके यहाँ एक कस्टम है कि कोई भी आदमी अगर घर बनाएगा तो कोई बिगाड़ेगा नहीं उसका काम, बल्कि हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वहां पर बिगाड़ेगा नहीं। तो एक कस्टम है कि जब भी किसी का घर बन रहा होगा तो लोग आकर के हेल्प करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। इस कस्टम को बोलते हैं बिगाड़। बिगाड़। पूर्वा में घर कैसे बने? बैगा का घर कैसे बना? बिगाड़ से। अब आ गए हम प्रेजेंट डे में। देख लिया हमने इसका बचपन कैसा निकला। अब हमको पता करना है कि ये जो पैदा हुए हैं तो किन लोगों के बीच में हुआ है। स्कूल जाएगा तो अब हम इसको स्कूल ले जाएंगे। स्कूल में जो 12th क्लास तक रोज रास्ते में उसको मिलता था वो देखेंगे, फिर इसकी शादी कराएंगे, और फिर मरना तो सभी को है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है ना। तो हम इसको लेकर के जाते हैं कि ये कहाँ पैदा हुआ और स्कूल निकलेगा। तो ये निकले बैग लेके, बैगा निकला बैग लेके स्कूल के लिए। ठीक है। तो ये कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ क्या? नहीं हुआ। आदिवासियों में भी कुछ पैसे वाले होते हैं, कुछ कम पैसे वाले होते हैं। जिनके पास एक खेत हो गया वो पैसे वाले, जिनके पास कुछ जानवर हो गए। इनके पास जानवर नहीं है। ये भूमि से, लैंड से जुड़े हुए लोग हैं। कौन है? भूमि से जुड़े हुए लोग हैं। तो भूमिया। और ये घोड़े पे बैठ के जाता था क्या? नहीं जाता था, क्योंकि इनके पास जानवर नहीं था, बिना जानवर के जाता था। स्कूल जा रहा है ना, तो भूमि पे चल के जाता था, बिना जानवर के जाता था। और इसको रोज एक नहर मिलती। स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना, जहां चूके मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या मिलती थी? एक नहर। और इस नहर के किनारे बैठा होता था एक बाघ, एक टाइगर। कौन बैठा होता था? ये निकला भूमि पे चलता हुआ बिना जानवर के, और कौन मिला इसको? बाघ। अब वो बाघ से लड़ सकता है क्या इतना सा लड़का? तो बचने का एक ही तरीका है, हाथ पैर जोड़ लो। तो उसको वो देवता मान लिया कि भाई तुम हमारे देवता, हमको रोज निकल जाने देना। बाघ ने जब बोला ओके कोई बात नहीं, तो इसकी छोटी बहन को ये बैग में भरता था। क्या करता था? भरता था, बहन को बैग में भर लेता था, और नहर से सीधे टर्न हो जाता था, मुड़ जाता था। भर के बहन को बहन को बैग में भर के नहर से मुड़ जाता था। भूमि पे चलता हुआ निकला बिना जानवर के, नहर में बाघ मिला, उसको देवता मान लिया, और बहन को बैग में भर के वहां से जो मुड़ता था तो पीछे पलट के नहीं देखता था। ये क्या है इसकी? सब कास्ट, उपजातियां या उप जनजातियां। मतलब ये बैगा के अंदर ही सब कास्ट है। अब इनके बारे में सुन लो क्या है। लिख लो पहले।
देखो यहाँ पे बैगा बोलते हैं हम भूमि पुत्र हैं, यानी सन ऑफ लैंड हैं। और जो ऐसा बोलते हैं उनको बोलते हैं भूमिया, जो इसकी सब कास्ट है। जो ये बोलते फिरेंगे उनको बोलते तुम भूमिया हो, उनको बुरा भी नहीं लगेगा। जो ये इंपॉर्टेंट है, बिंझावर इंपॉर्टेंट है। जिनके पास जानवर है वो एफ्लुएंट हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, पैसे वाले कहलाएंगे। तो बिंझावर इनके वो वाली ट्राइब है, वो वाली उप उपजाति है जो पैसे वाले होते हैं। पैसे वाले यानी इनके पास जमीन होगा, इनके पास बैल वगैरह होंगे एक आध पेयर। और ये फिर भूमिया से रिलेशन नहीं रखते, इनके साथ शादी वादी नहीं करते। ईगो हो जाता है इनका, हम तो रिच है, हमारे पास मर्सिडीज है, तुम्हारे पास नहीं है, तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो ये प्रोस्पेरस है। कौन? बिंझावर। नाहर बोलते हैं बाघ को। गांव में तुम चले जाओगे तो बाघ को नाहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो लोग जो बाघ की पूजा करते हैं उनको बोलते हैं नाहर या नरौतिया। नरौतिया भरौतिया भी आएगा अभी, नरौतिया भरौतिया, नरौतिया। और एक और सबकास्ट है, उसका नाम है भरौतिया। एक है भैना, ये लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं। भैना, जरूरी नहीं है हर कास्ट के बारे में हमको डिटेल पता हो। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बिंजावर। अच्छा, मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को, अगर बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनमें, ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, पढ़ना फ़ायदेमंद होगा। पर अगर लगता है कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ज़्यादा भी पता चल जाए तो मैं बता सकूँगा, ठीक है? जैसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था पुरवा और बैगाचक, ठीक है? ये दो फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरवा और बैगाचक। मतलब ये पूछे जा चुके हैं। बिंझावर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कई कॉमन नाम हो जाएंगे दूसरों के साथ, तो वो क्वेश्चन नहीं बनते। तो बिंझावर इंपॉर्टेंट है, नाहर इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है मुड़िया। ये वो लोग होते हैं जो अपना आधा सिर मुड़वा लेते हैं, आधे बाल मुड़वा लेते हैं। तो मैं मुड़िया हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूरा मुड़वा लिया, ठीक है? तो क्या स्टोरी बनी? बैगा निकला बैग लेके, भूमि पर चलते हुए बिना जानवर के, नहर पे बाघ मिला, देवता बना लिया, बहन को बैग में भरा, भरोतिया, और जो मुड़ा तो फिर वापस में नहीं पलट के देखा। वापस देखता तो बाघ बोलता अब आ जाओ, तुमको बहुत शौक है। तो ये हो गई सबकास्ट। और अगर इसको सोशल लाइफ बोल दें हम, इसकी सामाजिक सामाजिक दशा या सामाजिक, क्या बोलेंगे इसको, सामाजिक जीवन, तो उसमें ये सब बातें आ जाएंगी कि लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके घर को क्या बोलते हैं, घर बनाते वक्त कौन हेल्प करता है। और ज्यादा जानना है तो ये जान लो कि इनके घर जो होते हैं, एक सर्कुलर ग्राउंड होता है, एक वृत्ताकार मैदान होता है, उसके चारों तरफ घर बने होते हैं, और सबके दरवाजे आमने सामने होते हैं, ठीक है? ऐसे आमने सामने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे खेलेंगे, यहाँ बच्चे खेलेंगे, किसी एक का भी दरवाजा खुला है तो वो नजर रखेगा, कोई शेर जंगल में है ना, कोई शेर वेर आके उठा के न ले जाए। हालांकि शेर को ये लोग अपना छोटा भाई मानते हैं। कस्टम्स में इनके बोला जाता है कि शेर हमारा छोटा भाई है। तो इनके घर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, सर्कुलर मैनर में, वृत्ताकार उसमें होते हैं। तो क्या ये लंच बॉक्स लेके निकला होगा, स्कूल जा रहा है तो लंच बॉक्स, इसको इसकी माँ ने, लंच बॉक्स तो प्रॉपर होता नहीं होगा, गरीब लोग हैं, तो एक पेज में ही कुछ रख के मरोड़ मरोड़ के उसको दे दिया। तो इनका जो फूड होता है उसको बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं? पेज। इनके फूड को क्या बोलते हैं? इनके खाने को क्या बोलते हैं? पेज, जो कि बनता है कोदो कुटकी से, एक किस्म का अनाज है, मिलेट्स। मिलेट्स, कोदो कुटकी। तो इनका जो खाना है वो लंच बॉक्स क्या लेके निकला है? बैगा, पेज में रख के लेके निकला है, ठीक है? इनकी मिडवाइफ को क्या बोलते हैं? अरे ओ माई, ये सब मत कर देना एग्जाम आते तक। सुन माई, ठीक है?
अब बैगा जो है कहाँ जा रहा है? और हमने पहले ही बात की थी कि इसको रास्ते में रोज, अब जिस रास्ते से जाता है वो सेम ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि कटनी जबलपुर घूम के जाएगा, मंडला में तो मंडला ही में जाएगा। और जो बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन रास्ते में मिलते हैं वो रोज मिलेंगे, तो इसको रोज रास्ते में तीन चीजें मिलती, ठीक है? क्या क्या मिलती थी इसको? तीन चीजें मिलती थी। पंचायत, फिर मिलता था खेत, और एक मिलता था मंदिर। क्या मुश्किल है इसमें? पंचायत मिलती थी, उसके आगे खेत मिलता था, और फिर मंदिर मिलता था। पंचायत में क्या चल रहा होता था? मुकदमा चल रहा होता था। इसको तो नहीं पता ना क्या चल रहा है, दूर से दिखता था कि हाँ अभी बकवास चल रही है, यानी मुकदमा चल रहा होता था। मुकदमा चल रहा होता था। किसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता था? एक ऐसे आदमी के ऊपर मुकदमा। केस किसके ऊपर चलता है? जो केपेबल होता है अपराध करने का, समर्थ होता है, जिसमें समर्थ होता है, किसी को मारने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए ना, समर्थ होता है। तो समर्थ आदमी के ऊपर मुकदमा किसके ऊपर चल रहा होता था? ये दूर से देखकर ये समझ रहा होता था, निकल रहा है वहां से, उसको दिख रहा कि मुकदमा चल रहा है समर्थ। और मुकदमा सुन कौन रहा है? एक पेड़ है मान लो, पंचायत लगी है, यहाँ पर बैठे हुए हैं दीवान साहब, मुकदमा सुन, सामने खड़ा है सामर्थ, एक बड़ा एक छोटा, ये दो बैठे हैं, ये फैसला करें। तो इसको पकड़ के तो कोई लाया होगा, कोतवाल लाया होगा, कोतवाल को भी ले आओ। कोतवाल ने किसके पास लाया? दीवान के पास लाया है, फैसला करो, इसने कोई चोरी चकारी या जो भी किया है, ठीक है? और जब ये अपराधी साबित हो जाएगा तो इसकी फिर जम से दवा दारू की जाएगी। क्या की जाएगी? दवा दी जाएगी इनको, जो जैसा इनका अपराध होगा तरीके से फिर दवा दी जाएगी। तो पंचायत में क्या है? मुकदमा चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? समर्थ आदमी के ऊपर। कौन सुन रहा है? दीवान सुन रहा है। लेके कौन आया है? कोतवाल, यानी पुलिस वाला। और जब साबित हो जाएगा तो फिर मिलेगी दवा इनको, जैसा अपराध वैसी दवा। मैंने पहले ही बताया था आपको, ट्राइब्स में एक पंचायत होती है जिसका होल्ड होता है, कोई भी फैसला होना होगा तो वही होगा। शादी हो चाहे मौत हो चाहे कुछ भी हो, फैसला वही होगा। तो कोई एक हेड होता होगा ना जिसकी कोई बात मानते होंगे, उस हेड हेड जो मुकदमा सुनता है उसका नाम होता है मुकद्दम। और इसका असिस्टेंट होता है दीवान। कभी भी हमने जो दीवान पढ़ा है, किसी राज्य में प्रधानमंत्री या दीवान बोलते हैं, तो हमेशा राजा का असिस्टेंट ही होता है ना वो। मुकदमा कौन सुनता है? मुकद्दम। और असिस्टेंट कौन होता है? पेपर वेपर लिखेगा कौन? दीवान। समर्थ कौन होता है? जो काम करने में समर्थ हो, मतलब समर्थ है ये एक्चुअली। तो समर्थ कौन होता है? गांव में कोई भी भोज होना है, कोई भी खाना पीना होना है, 20-30 लोग, कोई मर गया है तो खाना होना है, किसी की शादी है तो होना है, तो इसके पास पैसा दे आएंगे या अनाज दे आएंगे, ये पूरा इंतजाम करेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? समरथ। जो पूरे भोज भोज का काम करेगा, सब इकट्ठा करेगा, सब मैनेजमेंट देखेगा, उसको क्या बोल देंगे? समरथ। और कोई अपराध हो गया गांव में, पुलिस को इन्फॉर्म कौन करेगा? ऐसे पुलिस कहीं घुस नहीं सकती, काट के रख देंगे ये। तो उसके पुलिस और गांव के बीच का लिंक कौन होगा? कोतवाल। कोतवाल से ही बना है कोतवाल, इनके बीच का कोतवाल है वो। किसी ने किसी लड़की को अगर परेशान कर दिया, छेड़ दिया, सीधे कटाई, कुल्हाड़ी उठा के मार देते हैं। तो वो कोतवाली करता है, गांव की सुरक्षा और ये सब भी, और पुलिस और गांव के बीच का लिंक होता है कोतवाल। दवार कौन होते हैं? जो दवा देगा, दवार। और यहाँ पे दवा चलती है क्या? पैरासिटामोल नहीं चलती, क्या चलता है? झाड़ फूक, या फिर ये झाड़ फूक। दवार कौन है? झाड़ फूक करने वाला। ये सब कौन देख रहा है? बैगा देख रहा है।
किसमें देख रहा है? रोज पंचायत बैठी रहती है, मुकदमा चल रहा होता है, और जो जो बैठे रहते हैं रोज सेम फेस सेम लोग, रोज इसको देखते हैं। पर एक ताज्जुब की बात बैगा के साथ हमेशा ये होती है, एक ताज्जुब की बात हमेशा बैगा के साथ ये होती है कि ये आगे जैसे ही बढ़ता है तो एक खेत पड़ते हैं, और जैसे ही ये खेत में पहुंचता है तो यहाँ पर क्लाउड्स बन जाते हैं, यानी हिंदी में बोले तो बदली छा गई। और बदली छाई तो किसान चूकेगा क्या? बीज डालने में। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा हरियाली फसल हो, हरियाली हो। क्यों? क्योंकि अगर हरियाली चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? बदली छाई, बदली छाई तो हरियाली के लिए काम करेगा वो। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जमीन को टिलिंग करना पड़ेगा, जुताई करना पड़ेगा। ताकि टिलिंग क्यों करते हैं, जुताई वो सब क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी जो है वो पोली हो जाए, गीली पोली हो जाए। क्या हो जाए? मिट्टी पोली हो जाए, इसलिए करते हैं। अगर ये नहीं हो पाया, अगर ये नहीं हो पाया तो उसके बच्चे खाने कैसे खाएंगे? पूरे क्षेत्र में जा जा करके उनको पैसा मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। पर अगर हो गया, पोली हो गई जमीन, तो नर्मदा नदी के किनारे जो स्कूल है वहां पर आराम से एडमिशन लेके पढ़ेंगे, खुशहाली आएगी। तो ये खेत है फेस्टिवल हमारे, बैगा के फेस्टिवल्स। क्या हो रहा है? एक का नाम है बिद्री। ये बिद्री फेस्टिवल है जब बीज बोते हैं। कब बोते हैं? जब बदली आती है, तो बदली से बना है बिद्री। सीड, सीड्स को जब सो करते हैं सोइंग के सीजन में, तब तब का फेस्टिवल है। कौन सा है? बिद्री। हरियाली कैसे आएगी? हरेली, हरेली जब हल चलाते हैं, हल चलाने के टाइम का, प्लगिंग करने का टाइम का, टिलिंग करने का टाइम का फेस्टिवल है हरेली। वैसे क्या होगी जमीन? पोली। तो थर्ड फेस्टिवल है पोला। जब खुद के हाथ से हल चलाने पे नहीं हुआ तो बैल के पास पूजा पाठ करेंगे। तो बैल को जब फर्स्ट टाइम लेके आएंगे तो उसकी पूजा करते हैं। तो जानवरों को पूजने वाला, बैल को पूजने वाला त्योहार है पोला। और हरियाली ना हो पाई तो पूरे क्षेत्र में पैसा मांगना पड़ेगा, छेरता। क्या? छेरता क्या है? छेरता फेस्टिवल है बच्चों का। बच्चे घर 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 जाके पैसा मांगते हैं, पूरे क्षेत्र में पैसा मांगना पड़ेगा। छेरता क्या है? छेरता। मुंह से बोलो तभी याद होगा, जुबान में नहीं बैठेंगे वरना। हरियाली हो गई तो नर्मदा, नर्मदा, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। नर्मदा, NARBADA, नर्मदा। नर्मदा क्या त्योहार होता है? इसमें बैगा ट्राइब जो है, ये जो बैगा है, इसकी जो बैग में है जड़ी बूटियां भरी हुई है। बैगा ट्राइब अपनी मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, अपनी औषधि वाले पौधों के लिए बहुत जाने जाते हैं। बाकी सारी ट्राइब्स इनके पास इलाज करवाने आती हैं, ये इतने डेवलप्ड हैं। और ये वो त्योहार है नर्मदा, जब गुरु अपने शिष्यों को बताता है कि इलाज किन किन किस औषधि से कौन सा इलाज करवाया जाएगा। बट इसकी एक खासियत है कि ये अपनी पूरी नॉलेज नहीं देते, ताकि इनका अपर हैंड रहे, कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं। इस वजह से अब इनका नॉलेज धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो ये वो त्योहार है नर्मदा, जब गुरु शिष्यों को बताता है कि किस औषधि से, किस दवा से, किस जड़ी बूटी से, उसकी पहचान क्या है, उससे कौन सा मर्ज दूर होगा। इसलिए बाकी ट्राइब्स, बाकी सारी जनजातियां इनके पास इलाज करवाने आती हैं। तो बैगा चला था, पंचायत दिखी, और खेत में त्योहार दिखे, उसको फेस्टिवल दिखे। इतनी स्टोरी बैठी दिमाग में। नेक्स्ट क्या मिलेगा उसको? कोई बागेश्वर धाम का नाम सुना आप लोगों ने? आजकल बहुत चर्चा में।
तो जो बागेश्वर धाम में मेन हेड हैं वो यंग हैं कि एज है उनकी? यंग है। तो ये जिस मंदिर से निकलता है वहां पर बागेश्वर धाम वाले जो हेड हैं वो जब बूढ़े हो चुके होंगे तब की उनकी मूर्ति लगी है। किसकी? बागेश्वर धाम वाले जो वो हेड हैं उनको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनकी बूढ़े बूढ़े हो चुकने वाली मूर्ति। और सब उनको क्या बोलते हैं? ठाकुर नारायण। उनके देवता को क्या बोलते हैं? ठाकुर नारायण। ठाकुर नारायण। कौन है? बागेश्वर धाम वाले जब बूढ़े हो चुके हैं। और इनके गले में क्या डला है? नाक। गले में क्या डला है? इमेजिन कर सकते हैं हम इतना? ठाकुर देव हैं एक डीटी इनकी, कुल देवता है इनके। क्लैन गॉड, कुल डेटी, कुछ भी बोल लो, कुल देवता। ये सॉरी, नारायण देव इनके कुल देवता हैं। सॉरी सॉरी, नारायण देव इनके कुल देवता हैं। ठाकुर देव इनके गॉड ऑफ लैंड हैं, भूमि के देवता। नारायण, क्या बोला था हमने इनको? नारायण ठाकुर। तो नारायण इनके कुल देवता हैं, ठाकुर इनके भूमि के देवता हैं। बागेश्वर जो है वो बाघ के देवता है, बाघ से रक्षा करते हैं ऐसे करके, जंगल में खतरा होता है उससे। तो बाघ के देवता बागेश्वर। और गले में क्या डला है इनका? नाग। तो एक देवता है नागेश्वर जो सांप से इनकी रक्षा करते हैं, नागेश्वर। पर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बूढ़ा देव, जो कि इनका सबसे पवित्र वृक्ष है, सबसे सेक्रेट ट्री है, साज। साज वृक्ष। ये लोग कहते हैं कि उसमें रहते हैं, साज वृक्ष में। किसमें? साज वृक्ष में रहते हैं। कौन रहते हैं? बोल सकते हो इनकी डेटी, इनके लोक देवता जो हैं कौन कौन है? नारायण, ठाकुर, बागेश्वर, नागेश्वर। याद हो गया? त्योहार कौन कौन से थे? बदली छाई हरियाली के लिए, पोला, छेरता, नर्मदा। क्षेत्र से छेरता, क्षेत्रा नहीं छेरता, छेरता। तो ये मंदिर कहाँ था? खेत से ही लगा हुआ था। अब इस मंदिर से जैसे ही ये आगे जाता था तो हमेशा इसको कुछ लोग मिलते थे जो डांस करते थे। एक ग्रुप था लड़कियों का और एक ग्रुप था लड़कों का। और इसमें से एक लड़की आएगी जिसपे इनका दिल आ जाएगा, उसका नाम है अपने आप लोगों को। तो मंदिर के आगे क्या? डांस। तोते को गांव में क्या बोलते हैं? किसी ने सुना है क्या? सुआ बोलते हैं। बोलते हैं। कॉमन टर्म है ये, पता है, मैंने सुना हुआ था। सुआ, तोते को। लड़ाई ज्यादा कौन करता है? लड़के की लड़कियां? फिजिकल फाइट? लड़के फिजिकल फाइट, वर्बल, लड़कियां। तो ये है वो मोहतरमा जिन पे इनका दिल आ जाएगा। क्या नाम है? किसका दिल आ जाएगा? बैगा का। ऐसा लग रहा है क्या कि थप्पड़ खाने वाला ये? नहीं खाएगा फिर। अब यहाँ जब ये खेत के आगे निकलता है तो रीना
अपने सिर पे तोता बैठा करके, लकड़ी का है, तोता बैठा करके ऐसे थपड़ी बजा करके डांस कर रही होती है अपने ग्रुप के साथ। ठीक है। और लड़के क्या कर रहे होते हैं? लड़ाई। 10 का ग्रुप बनता है। 10 का ग्रुप बनता है, दश, दशहरा। और सहला देते हैं किसी को भी, सहला देते हैं। ऐसा देते हैं कि वो सहलाता रहता है। तो जो किसी को पीटेगा उसके कर्म अच्छे होंगे क्या? नहीं होंगे। अब यहाँ देखो, सुआ, रीना और तापड़ी। सुआ, रीना और तापड़ी, ये 3 डांस है जो सिर्फ फीमेल करती हैं, लड़कियां करती हैं। कैसा डांस है ये? सुआ में लड़की बीच में खड़ी होती है, जिसके सिर पर लकड़ी का पैरट होता है, तोता होता है, सुआ होता है, और वो डांस करती है। थपड़ी में ताली बजा बजा कर, थपड़ी दे देकर डांस करती है। और रीना भी एक कॉम्पिटिटिव डांस है, मतलब कॉम्पिटिशन होता है, गाँव के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, तो एक कॉम्पिटिटिव डांस है। इनमें कहीं भी लड़कों को ताका झाकी करने की इजाजत नहीं होती। और सैला और दशहरा जो है, ये लड़कों के डांस हैं। ये गाँवों में जाकर के चैलेंज करते हैं दूसरे ग्रुप्स को, और इनके बीच बीच में जो कंपटीशन होता है, उन डांसेस को बोलते हैं लड़कों वाले, सैला और दशहरा। पर अगर अपने कर्म सुधारने हो, गलतियां कर दी हो, माफी चाहिए हो, तो अपने डेटी के पास जाएंगे, अपने गॉड के पास जाएंगे। तो एक कर्मा डेटी होते हैं, कर्मा नाम के भगवान होते हैं, उनके सामने जो डांस होता है उसको बोलते हैं कर्मा। और बिल्मा यानी बल्मा, शादी में विदाई के टाइम डांस जो होता है, वो होता है बिल्मा, विदाई के टाइम। अब इसकी डिटेल में जाएं तो ये होता है कि लड़के बहुत उछक कूद के डांस करते हैं, लड़कियां मायूस होती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि आगे चल के मैं भी विदा हो जाऊंगी, या जो विदा हो चुकी, शादी हो चुकी, उनको अपनी विदाई याद आ जाती है। लड़के की शादी हो गई, शादी हो गई, तो खुश हो रहे हैं कि भाई की शादी हो गई। ठीक है। बिल्मा, शादी के वक्त, विदाई के वक्त। ये उनका वो है पूर्वा। सबके दरवाजे आमने सामने सर्कल में होते हैं, दिख नहीं रहा इसमें। बूढ़ा देव किस ट्री में रहते हैं? साज ट्री में, सबसे सेक्रेट ट्री है इनका। बैगा किससे शादी करना चाहता है? रीना से। तो शादी करवा दें उसकी। तो बैगा, बैगा लाल जो हैं, अपने फादर को भेजते हैं रीना के घर, शादी का रिश्ता लेकर के। पर रीना मना, रीना क्या कर देती है? मना। ठीक है। तो क्या बैगा की मंगनी हो पाएगी? नहीं होगी। पर अब हो जाते हैं बैगा लाल मायूस, जिंदगी अंधेरे में चली जाती है, जीने का मन नहीं है अब। ठीक है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक दूसरी बंदी है जो चाहती है कि मैं बैगा से शादी करूं, तो वो क्या करती है? इनको उठवा लेती है।
अभी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसने उठवा लिया? बैगालाल को अंधेरे से उठवा लिया, और लोगों को लगा कि ये लोग भाग गए हैं चोरों की तरह। जबकि ये लोग उधर ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपे हुए थे। तो क्या इसने सीधे उठवा ली होगी, पहले बात नहीं की होगी इससे? वो भी तो इंसान है, भले ही जंगल में रह रही है। तो एक दिन ये भाई साहब स्टूल में बैठे हुए थे रीना की याद में, तो इसने आकर के इसके पीठ में टर्मरिक हल्दी हल्दी पाउडर फेंक दी। उसकी पीठ में क्या कर दी? हल्दी पाउडर फेंक दी। इसका मतलब होता है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, कस्टम है ये। बट ये जाकर के नहर में जाकर के नहा लिए कि आई डोंट वांट टू मैरी यू। तो उसने बोली ठीक है। उसके बाद उसने उठवा ली। लोगों को लगा चोरों की तरह भाग गए, जबकि ये वहीं एक उधर ही एक रिश्तेदार के यहाँ छुपे हुए थे। अब सुनो, मैरिज इनके यहाँ किस किस्म की मैरिज होती है? मंगनी होती है। लड़के वाले शराब की कुछ 4-5 बोतलें बैग में रख के लाते हैं, लड़की वाले के यहाँ 2 बॉटल ला करके टेबल पर रखते हैं, मतलब रिश्ता करने। फादर जो है लड़की से पूछता है कि उसका क्या डिसीजन है। ये एक किस्म की मैट्रियार्कल सिस्टम है, इसमें पैट्रियार्कल नहीं है, मतलब माँ, मतलब लड़की को इम्पोर्टेंस, क्योंकि लड़कियां बहुत आसानी से तलाक भी दे देती हैं यहाँ पर। तो मंगनी मंगनी मैरिज में क्या होता है? लड़के वाले आते हैं, शराब की कुछ बोतलें 2 ऊपर रखते हैं, मतलब हाथ मांगने आए हैं। अब लड़की से उसका फादर पूछता है क्या करना है। अगर लड़की ने बोल दी कि पापा पी लो, ये इनडायरेक्टली वो बोल रही है कि भाई ये सच है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही। तो मतलब हाँ है। बट रीना ने क्या बोली? नहीं पियो। तो मंगनी में क्या होता है? अगर लड़की ने हाँ बोली तो 2 बॉटल और निकल आएंगी और फिर जम के पियेंगे बाप और भाई जो भी गए खूब पियेंगे। 10-15 दिन में इनकी सगाई या एंगेजमेंट हो जाएगी, उसी के नाम पे है ये मंगनी मैरिज, और 1 साल बाद शादी हो जाएगी। ये मंगनी मैरिज सिस्टम। तो यहाँ पर कौन आया? लड़के वाले आए। और अगर लड़की वाले जाए लड़के वालों के यहाँ रिश्ता लेके, तो उसको बोलते हैं उठवा मैरिज। कौन आएगा अब? मतलब रीना आएगी अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? उठवा मैरिज। तो ऐसा नहीं कि उठवा लिया, ठीक है। चोर मैरिज यानी लड़का लड़की भाग जाए। ये लोग कहाँ भाग जाए हमको नहीं पता। और अगर भाग के रिश्तेदार के यहाँ चले जाए तो उसको बोलते हैं उधारिया मैरिज। रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, बोलते हैं हमारी शादी करवा दो। वो फिर मैसेज भेजते हैं इनकी फैमिलीज को, फिर इनकी शादी करवाई जाती है। हर बात पंचायत के पास जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पेठूल। स्टूल पे बैठा था, पीठ पे हल्दी पाउडर। इसमें रात को लड़की आकर के लड़के के ऊपर टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर छिड़क देती है, आके उसके ऊपर डाल देती है। इसका मतलब कि वो उससे शादी करना चाहती है। अगले दिन मामला पंचायत में जाता है और फिर फैसला होता है कि इनकी शादी की जाए कि नहीं की जाएगी, जो भी। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पैठूल। मंगनी, उठवा, चोर, उधारिया, पैठूल। इसमें क्या होता है, समझ आया? इसको मेंस में लिखना होता है, ठीक है। बोला है कि उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, ये सब पूछते हैं कि इनमें मैरिज सिस्टम क्या है, डिटेल में बताना होता है, ठीक है। तो इतनी कहानी थी आपकी बैगा की। अब इसको मार दें बैगा को। तो जब ये मरेंगे तो इनमें दोनों होता है, बरियल भी होता है और क्रिमेशन भी होता है, यानी जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं। ज्यादातर दफनाते हैं, ज्यादातर बरियल होता है, पर क्रिमेशन भी होता है। जब दफनाते हैं तो इनकी पसंद की चीजें साथ में रख देते हैं। ये बिलीव करते हैं कि ये रीबर्थ लेंगे, यानी पुनर्जन्म में विश्वास है। इतना ही इसमें देखना। चलो अब रिवाइज कर लो और सुना दो पूरी स्टोरी। और स्टोरी ही सुनानी है, अदरवाइज याद करना मुश्किल होता है इसमें।
ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई कंफ्यूजन पूरी स्टोरी में? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, स्टोरी ही याद रखना है। सबसे पहले पंचायत, फिर खेत, खेत के बाद में मंदिर, मंदिर से आगे निकले तो डांस, और फिर रीना से कैसे शादी और बैगा की मॉम, उनकी ड्रेस, कैसे पैदा हुआ, सुनमाई एंड एवरीथिंग, बैगा चक, मैरियर एल्विन, सब फटाफट याद करो। बस आंसर। हाँ जी। क्यों नोट नहीं कर पा रहे हो? यहाँ तो जो लोग बैठे हैं कर रहे हैं। ऑफिस में हैं। तो तुम टॉपिक मिलाओगे तो तुमको ये सब नाम तो मिलेंगे ऑब्वियसली। बिना नोट्स बनाए वैसे पढ़ाई नहीं होती आपकी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे उसमें। हाँ जी। कितनी बुक्स पढ़ोगे? 4-5 बुक्स का कंक्लूजन है ये, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, उसमें गलत भी लिखा होगा तो हमारे लिए सही है। वही बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की जो बुक है। एम मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, मैं कल राइटर का नाम बता दूंगा, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। सबसे ऑथेंटिक बुक वही है, पर इतना शॉर्ट करके नहीं उसमें मिलता है। टीचर का काम ही वही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद करिए आप लोग, ये जो स्टोरी पूरी हुई है, बहुत छोटी सी स्टोरी है। बैगा घर से निकलेगा नहर के किनारे से, उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी? पंचायत, खेत, मंदिर, और उसके बाद डांस, और फिर शादी। आंखों में दिखना चाहिए। चलो क्लास इतनी होगी, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। कल होपफुली मैं नाम लेकर के पूछूंगा ये स्टोरी। अगर ऑफिस में नहीं कर पाते हैं तो किसी तरीके से थोड़ा एफर्ट डाल के इसको नोट कर लो। जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको आगे यूजफुल रहेगा ये। हम्म। सुनमाई इनकी सुनमाई इनकी मिडवाइफ होती हैं, दाई जो होती हैं, जो डिलीवरी वगैरह करवाती हैं बच्चों की, उसको बोलते हैं सुनमाई। सुनमाई, ठीक है। बैगा में उसको बोलते हैं सुनमाई। कल याद करके आना है, मैं नाम लेके पूछूंगा, ठीक है। ये स्टोरी याद होनी चाहिए।